स्टूडेंट, जो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में अगर बात करें तो उसकी स्टेटमेंट जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसकी स्टेटमेंट है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टू नंबर्स एज इनपुट एंड डिस्प्लेस देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यूजिंग यूक्लिडियन मेथड। हमने क्या करना है जी कि दोनों का जीसीडी, दो नंबरों का जीसीडी निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को वो दो नंबर चाहिए होंगे और वो दो नंबर लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप सारा वो स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली। उसके लिए इंक्लूड एसटीडी की फाइल रखेंगे जी अपनी, और वॉइड मेन का एक फंक्शन बना देते हैं। क्योंकि दोनों इंटीजर्स हैं तो आप चाहें तो इसकी जो टाइप है वो इंट रख सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन चले हम इसको चेंज कर लेते हैं, हम यहाँ पर इंट ही कर लेते हैं। फंक्शन स्टार्ट किया, दो नंबर ले लिए जी, एक नंबर ले लिया m, एक नंबर ले लिया, यानी कि एक वेरिएबल बना लिया हमने n के नाम से। ये दो वेरिएबल हमारे डिक्लेयर हो गए। अब हमने क्योंकि इन दोनों का जीसीडी निकालना है, सपोज कर लें मैं 15 लेता हूँ एक और एक लेता हूँ 5। मैं 15 को 5 में स्टूडेंट्स डिवाइड करता हूँ तो 5 3 आर 15। तो इसका मतलब है कि जी 5 खुद इटसेल्फ वो नंबर है जिसने इसको डिवाइड किया, क्योंकि 3 पे भी डिविजिबल है लेकिन 15 तो 5 पे भी डिविजिबल है। इसका मतलब है कि मुझे जो दो नंबर लेने हैं उनमें से ही चेक करना है कि शायद एक जो नंबर है दूसरे का जीसीडी हो, दोनों एक दूसरे का, यानी कि ये जो नंबर है वो इन दोनों नंबरों का जीसीडी हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ा डिवाइड करने वाला नंबर। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे दो वेरिएबल को किस तरह से डील करना है वो जरा आप देख लीजिए। पहले तो मुझे स्कैनएफ के जरिए से दोनों वेरिएबल्स गेट करने पड़ेंगे। तो मैं उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर एक ही लाइन पे लगा रहा हूँ, डी एंड डी, और इनको मैंने गेट कर लिया एक ही लाइन के अंदर, एक ही स्टेटमेंट के अंदर। ये स्टेटमेंट मैंने टर्मिनेट कर दी। उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन ये है जिसमें हम लोग वाइल लूप को यूज करेंगे। वाइल लूप के बगैर भी किया जा सकता है लेकिन वाइल लूप से थोड़ा सा आसान हो जाएगा, सो दैट्स व्हाई वाइल लूप। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि वाइल लूप एक ऐसा लूप होता है कि जिसका हमें एडवांस में नहीं पता होता कि इसकी कंडीशन कहां पर जाके फॉल्स होगी, लेकिन एक ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन की जो एटलीस्ट एक दफा जाके फॉल्स जरूर होगी, उसके लिए हम लोग प्रेफर करते हैं अपने वाइल लूप को। याद रखिएगा स्टूडेंट कि जिस नंबर से आपने डिवाइड करना है आपको हमेशा पता होना चाहिए इट कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता। सो मैंने एक सिंपल कंडीशन लगानी थी तो मैंने लूप नहीं यूज किया, मैंने यहाँ पे यूज कर ली जी वाइल लूप यूज किया और उसमें कंडीशन लगा दी कि जब तक ये तब तक चलेगा जब तक हमारा n जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसमें f की कंडीशन भी लगा सकते हैं, if की कंडीशन लगाना चाहें तो वो भी चलेगा मींस के, लेकिन ये है कि जब n ग्रेटर देन 0 होगा नहीं होगा तो ये फौरन से फॉल्स कर देगा। तो इसलिए अगर आप वाइल लूप यूज करना चाहें, यहाँ पर इफ यूज करना चाहें, इट्स अप टू यू। दोनों कंडीशंस, दोनों सिचुएशंस आपके पास मौजूद है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमने इस लूप की बॉडी स्टार्ट कर दी, ये वॉइड की ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर दी ताकि उसमें भी किसी किस्म का इशू ना आए। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे जी, हम सबसे पहले तो इंट एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पर r, जिसमें रिजल्ट रखना है हमने। तो r इज इक्वल टू m और n का मॉड लिया, m को n पे दिया डिवाइड और रिमाइंडर हमारा आंसर निकल आएगा। क्योंकि भाई रिमाइंडर 0 होगा तो हमें क्लियर हो गए ना चीजों के बारे में। इसलिए अगर तो ये कंडीशन चलती है तो हम क्या करते हैं, अगर तो पूरा डिवाइड करता है तो फिर मैंने क्या करना है, जीसीडी इसी 5 को बनाना है ना n को, तो मैं m की वैल्यू को कर दूंगा किसके इक्वल, n के इक्वल। इस तरह से m की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, m की वैल्यू भी बन जाएगी 5। n की वैल्यू तो ऑलरेडी 5 है ना, अगर सपोज मैंने 15 और 5 पुट किया हो तो m की वैल्यू 15 एंड n की वैल्यू 5, तो दोनों इंटरचेंज कर जाएंगी। यहाँ पर आगे मैंने दोनों को सेम कर दिया। अब अगर फर्स्ट किया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी n इज इक्वल टू r। अगर n की वैल्यू ये नहीं होती, n की वैल्यू सपोज अगर 5 ही मैं प्रिंट करवाना चाहूँ तो n की वैल्यू में क्योंकि 5 है तो वो 5 मैंने क्या कर दिया जी, r की वैल्यू को दे दिया। आप जब r की वैल्यू की बात करेंगे तो r में यहाँ पर जो आंसर स्टोर था वो मैंने यहाँ पर लिखा है। r में क्या आंसर स्टोर था, m डिवाइडेड बाय n रिमाइंडर 0। r की वैल्यू थी 0, मैंने r की वैल्यू चेंज करने के लिए, r की वैल्यू n को देने के लिए, ताकि n को जो पहले वैल्यू मिली हुई है 5 उससे उसको हाथ धोना पड़े, उसको अलग होना पड़े। सो इसलिए मैंने n को क्या वैल्यू दे दी, r। देखा जाए तो इसमें सबसे पहले m की वैल्यू थी 15, n की वैल्यू थी 5। आफ्टर डिवीजन r की वैल्यू रिमाइंडर का आंसर आ गया 0, यानी कि इस लाइन की वजह से r का आंसर 0 बन गया। मैंने नीचे चेंजिंग्स क्या की कि मैंने m को आंसर दे दिया n का मतलब हो गया 5, और n को वैल्यू दे दी r की, यानी कि 0। अब ये दोनों जो है आपस में एक्सचेंज कर जाएंगी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि जीसीडी जो होगा वो हमारा क्या होगा, जो m के अंदर आंसर स्टोर है, अगर ये कंडीशन चलती है तब n का आंसर मिलेगा और दोनों एक दूसरे के इक्वलाइज होंगे और हम फाइनली m को प्रिंट करवा लेंगे। m की वैल्यू हमारे पास क्योंकि 5 है और देखा जाए तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 5 ही हमारा कॉमन डिवाइजर आ रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वरना 3 भी कॉमन डिवाइजर है, लेकिन 5 जो है वो बेसिकली ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है 15 के अकॉर्डिंगली। अगर बात करें, अगर दोनों के अकॉर्डिंगली बात करें तो ये नंबर जो है वो एक किस नंबर पे डिवाइड होते हैं, सिर्फ 5 पे डिवाइड होते हैं। 5 और 15 जो है अगर दोनों की बात की जाए तो ये जस्ट 5 के ऊपर डिवाइड होते हैं, ये दोनों पे डिवाइड नहीं होते, 3 पे डिवाइड नहीं होता 5।
15 तो हो जाता है लेकिन 5 नहीं होता, सो दैट्स व्हाई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की बात की जाए तो बेसिकली उसके लिए हमारे पास ये वाला सॉल्यूशन होगा। स्टूडेंट इसके अलावा हमारे पास एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फैक्टोरियल नंबर फ्रॉम 1 to 7। देखिए जी, फैक्टोरियल नंबर निकालने के लिए प्रोग्राम होगा स्टूडेंट, उसमें भी हमें लूप यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक कंडीशन तक उसको चलाना है। जब आपने उसको एक स्पेसिफिक कंडीशन तक चलाना ही है तो फिर आप डेफिनेटली उसके लिए लूप ही प्रेफर करें तो बेहतर रहेगा। जैसे कि सपोज कर लें मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जी, इंट की बॉडी में आई। ये स्टूडेंट्स मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया आई के नाम से। अब इसके अंदर जो है एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं फैक्टोरियल, और वो फैक्टोरियल जो है ये क्या होगा 1 के इक्वल होगा। एक को डिक्लेयर किया एंड सेकंड वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज कर दिया, फैक्टोरियल का आंसर बना दिया। उसके बाद अब हम क्या करते हैं जी, एक लूप चलाते हैं। वो लूप चलेगा फॉर इंट, अगर आपने इंट पहले से मेंशन किया हुआ है तो वो रहने दे, लेकिन अगर आपने कोई अलग वेरिएबल देना है जैसे कि मैंने यहां पर देना है जी इंट n इज इक्वल टू 1। अब इसकी कंडीशन क्या लगानी है हमने, सपोज हम लगाते हैं जी n लेस देन इक्वल टू 7 और फिर n में 1 का इंक्रीमेंट होता रहे। और अगर इंक्रीमेंट की बजाय हम लोग नीचे बल्कि एक लूप लगाते हैं और उसमें इस लूप की बॉडी चलाएगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा। ठीक है जी, वॉइड मेन की ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर लेते हैं ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए हमें बाद में। अब हम अंदर वाला फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप जो है वो उसका एक अलग वेरिएबल रख लेते हैं आई, जो हमने ऊपर डिक्लेयर भी किया हुआ है, और उसको n की कंडीशन तक चलाएंगे। और इनकी कम जो है अगर हम इनको कंडीशन भी इसी तरह की को सेट कर दें कि आई जो है जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक चलता रहे और आई में 1 का डिक्रीमेंट होता रहे, और फिर डिक्रीमेंट से हमें क्या फायदा होगा वो अभी हम देख लेते हैं। फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1, इस तरह से हमारा फैक्टोरियल भी कैलकुलेट होता रहेगा। और इसके अलावा हम अगर इसको यहाँ पर प्रिंट करवा लें फौरन से, ये इसकी बॉडी बंद कर दी, यहाँ पर प्रिंट एफ लगा दिया। प्रिंट एफ में हमने फैक्टोरियल को जो है वो प्रिंट करवाना है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसका सिंटैक्स आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ ठीक, ताकि इसमें कोई गलती ना हो जाए। इसका होगा डी और फैक्ट में क्योंकि आंसर जाएगा फैक्टोरियल में, तो ये आ गया। ठीक है जी, और जब ये लूप की बॉडी चल जाएगी तो फैक्टोरियल का आंसर हम अगेन क्या कर देंगे 1 कर देंगे। ले जी, अब जरा इसकी आउटपुट देखिएगा स्टूडेंट्स। फैक्टोरियल का आंसर अभी क्या है जी 1, n की वैल्यू क्या है 1, 1 लेस देन 7, कंडीशन ट्रू होगी ये लूप चलेगा। इसकी बॉडी जो है वो यहां से लेकर यहां तक है, ये सारा ही चलेगा, तीनों स्टेटमेंट्स चारों स्टेटमेंट्स चलनी है, ये याद रखिएगा। i की वैल्यू क्या है जितनी n की वैल्यू, और i की वैल्यू और n की वैल्यू 1 होगी डेफिनेटली, तो 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर तो ग्रेटर देन 0 है तो फिर ये लूप चला दें। फैक्टोरियल की वैल्यू क्या थी 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। फैक्टोरियल में हमारे पास आंसर आ गया 1। ये एक 1 जो है हमने प्रिंट करवा दिया। इसमें हमने क्योंकि प्रिंटफ के बाद हमने बैकस्पेस एस्केप सीक्वेंस टी यूज किया है, तो नेक्स्ट वाला जो होगा वो एक खास टैब के बाद एक स्पेसिफिक जो है ना आउटपुट में जब 1 यहाँ पे शो होगा तो अगला नंबर एक टैब के बाद क्रिएट होगा यहाँ पर जाके। जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा इसमें जो है वो क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अगर हम 1 पे हैं तो जब 0 पे जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, डेफिनेटली ऊपर वाले लूप की हेल्प से चलेगा। ऊपर वाले लूप में आ जाएगा इंक्रीमेंट, n की वैल्यू बन जाएगी 2, 2 लेस देन और इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होने पे ये सारा लूप हमारा रन हो जाएगा। जब कंडीशन ट्रू होगी तो i की वैल्यू भी बन जाएगी 2 एंड 2 ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हमारे पास ये वाला लूप चलेगा फैक्टोरियल की वैल्यू में। अभी जो था जब ये लूप सारा चल गया था, जब ये सारी स्टेटमेंट रन हो गई थी, तो उसके बाद फैक्टोरियल का आंसर बन गया था अगेन 1, दोबारा 1 पे आ गया था। अब फैक्टोरियल का आंसर आ गया है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमारे पास एक नया जो है वो स्टेटमेंट क्या शो हो जाएगी जी 2 शो हो जाएगी। उसके बाद फिर दोबारा से फैक्टोरियल का आंसर कहाँ पे चला गया, क्योंकि ये सारा लूप चलेगा, सारा सेट चलेगा, तो फैक्टोरियल का आंसर दोबारा से कहाँ पर आ गया 1 पे। आप यहाँ पर जाते ही फैक्टोरियल का आंसर दोबारा बदल देते हो और फैक्टोरियल का आंसर एक इसकी वजह से 1 था पहले वाला, और लेटेस्ट वाला इसकी वजह से 1 होता जाएगा। अब फिर ये दोबारा लूप चलेगा, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 लेस देन 7 ये लूप चलेगा, तो 3 ग्रेटर देन 0, यस 3 ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट आपके पास 3 अब इसके फैक्टोरियल के आंसर में पहले आंसर स्टोर था जी 2, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2, जिसकी वजह से ये लूप चल गया था और हमारे पास स्क्रीन के ऊपर 2 प्रिंट हो गया था। अब उसकी वजह से उसके बाद क्या होगा जी, हमारे पास यहाँ पर क्योंकि i है 1 नहीं है सॉरी i है, i में अब आंसर हमारे पास अभी रिसेंटली फैक्टोरियल में क्योंकि 2 है, और i में जब यहाँ पर 3 आएगा 3 लेस देन इक्वल टू 7, तो जब 3 लेस देन 7 है और यहाँ पे 3 i की वैल्यू भी 3 है, और इसमें फैक्टोरियल का आंसर क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 आ चुका था तो i की वैल्यू आ गई 3, 2 3 आर 6, हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर 6 प्रिंट हो जाएगा। एक आउटपुट और देख लेते हैं। अब आंसर में
फैक्टोरियल में अगर देखा जाए तो हमारे पास आंसर जो है वो आ गया है 6। फिर फैक्टोरियल का आंसर 1 पे चला गया, आगे चलते हैं जी। अब हमारे पास क्या होगा जी, फैक्टोरियल का आंसर यहाँ पर क्योंकि 6 है तो इस लूप की अगर बॉडी की बात करें तो फैक्टोरियल का आंसर 1 तब होगा जब ये सारा लूप हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये अगर लूप चलता है हमारे पास तो इसके अंदर भी करली ब्रेसेस है और वो करली ब्रेसेस जस्ट यहाँ तक है। तो जब तक ये लूप चलता रहेगा, ये जो इनर लूप चलता रहेगा, तब तक ये फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 की बॉडी नहीं चलेगी। हाँ, अगर ये लूप की बात करें तो जब तक ये लूप एक बार चलेगा और ये सारा चलाएगा, इतनी इसकी बॉडी में जितना कुछ मटेरियल लिखा हुआ है, जितना कंटेंट लिखा हुआ है, ये सारा चलेगा। तो हमारे पास जब 3 की वैल्यू आएगी तो अगर आप देखेंगे अभी हमारे पास आंसर में 6 है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया 4 पे। 4 जो है इट इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होगी तो आई की वैल्यू दोबारा जो एन की वैल्यू और वो 4 है, 4 बन गया। तो इसका मतलब है जी 4 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होने पे स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्टोरियल का आंसर पहले से 6 है, आई में आंसर आ गया है हमारे पास 4, फैक्टोरियल में आंसर है 6, 6 4 आर 24। इसी तरह से ये चीजें प्रिंट होती जाएंगी 7 टाइम्स, जितनी भी वैल्यू आएंगी, फिर 5 का फैक्टोरियल आएगा, फिर 6, फिर 7, इस तरह से 7 पे जाके, क्योंकि इक्वलाइज कंडीशन है, यहाँ तक चलेगा। उसके बाद कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, फॉल्स हो जाएगी जी। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली क्योंकि ये 7 तक लूप चलेगा हमारा, 7 पे जाके कंडीशन फॉल्स होगी, तो 7 टाइम जो है इंक्रीमेंट के साथ जो भी हमारी लास्ट वैल्यू बनेगी तब तक ये सारे प्रिंट होते रहेंगे। मींस कि इसमें टोटल तकरीबन 7 वैल्यूज प्रिंट होगी और 7 वैल्यूज का हमारे पास फैक्टोरियल आएगा। पहले 1 का आया, फिर हमारे पास जो है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 था, फिर नेक्स्ट वैल्यू का जो भी इंक्रीमेंट में आ रही थी वैल्यू, उसके बाद 2 था, फिर 3 का इंक्रीमेंट आया, 3 का फैक्टोरियल बना, फिर 4 का फैक्टोरियल, इसी तरह से 5 का फैक्टोरियल प्रिंट होगा, फिर 6 का फैक्टोरियल प्रिंट होगा और फिर 7 का फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा। तो एज इट इज चलता जाएगा एंड जब तक ये बाहर वाला लूप फॉल्स नहीं हो जाता तब तक ये सारा कुछ चलता रहेगा। क्योंकि बाहर वाले लूप की बॉडी में हमारे पास जो है वो याद रखिएगा, इसमें हम लोगों ने फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 भी लिखा हुआ है। तो जब लास्ट टाइम ये लूप चलेगा तो आपके फैक्टोरियल की वैल्यू अगेन किस पे आ जाएगी, 1 पे, ताकि इनर लूप मजीद अपने आप को एग्जीक्यूट ना कर पाए। सो दैट्स व्हाई हमारे पास बेसिकली 7 टाइम ये लूप अपने आप को रिपीट करता जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट प्रोग्राम है जी, क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर हम लोगों ने ये करना है कि एक नंबर इनपुट में लेना है। इनपुट में एक नंबर लेने के बाद उसका पहला और उसका लास्ट डिजिट हम लोगों ने आपस में जी। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली क्योंकि ये 7 तक लूप चलेगा हमारा, 7 पे जाके कंडीशन फॉल्स होगी, तो 7 टाइम जो है इंक्रीमेंट के साथ जो भी हमारी लास्ट वैल्यू बनेगी तब तक ये सारे प्रिंट होते रहेंगे। मींस कि इसमें टोटल तकरीबन 7 वैल्यूज प्रिंट होगी और 7 वैल्यूज का हमारे पास फैक्टोरियल आएगा। पहले 1 का आया, फिर हमारे पास जो है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 था, फिर नेक्स्ट वैल्यू का जो भी इंक्रीमेंट में आ रही थी वैल्यू, उसके बाद 2 था, फिर 3 का इंक्रीमेंट आया, 3 का फैक्टोरियल बना, फिर 4 का फैक्टोरियल, इसी तरह से 5 का फैक्टोरियल प्रिंट होगा, फिर 6 का फैक्टोरियल प्रिंट होगा और फिर 7 का फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा। तो एज इट इज चलता जाएगा एंड जब तक ये बाहर वाला लूप फॉल्स नहीं हो जाता तब तक ये सारा कुछ चलता रहेगा। क्योंकि बाहर वाले लूप की बॉडी में हमारे पास जो है वो याद रखिएगा, इसमें हम लोगों ने फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 भी लिखा हुआ है। तो जब लास्ट टाइम ये लूप चलेगा तो आपके फैक्टोरियल की वैल्यू अगेन किस पे आ जाएगी, 1 पे, ताकि इनर लूप मजीद अपने आप को एग्जीक्यूट ना कर पाए। सो दैट्स व्हाई हमारे पास बेसिकली 7 टाइम ये लूप अपने आप को रिपीट करता जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट प्रोग्राम है जी, क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर हम लोगों ने ये करना है कि एक नंबर इनपुट में लेना है। इनपुट में एक नंबर लेने के बाद उसका पहला और उसका लास्ट डिजिट हम लोगों ने आपस में ऐड करवाना है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 10 नंबर्स एज इनपुट, 10 नंबरों की लिस्ट लेगा इन एन अरे एंड डिस्प्ले द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑन कंसोल। पहले और आखिरी नंबर जो भी नंबर है, पहला और आखिरी नंबर, उनको क्या करवाएगा वो उनकी बेसिकली जो है वो उनका सम फाइंड करना है हमने। तो हम सिंपल क्या करते हैं, एक अरे के जरिए से 10 नंबर लेते हैं। देखें भाई, हम एक अरे के जरिए से इंट एक अरे बना लेते हैं ए के नाम से और उसमें 10 साइज रख देते हैं। मीन्स तो 0 से लेकर 9 तक हमारा इंडेक्स चलेगा। और हम इसके अंदर जो है वो एंटर 10 नंबर का मैसेज शो करवाना पड़ेगा। चलिए करवा लेते हैं, प्रिंट एफ एंटर 10 नंबर्स। और वो 10 नंबर्स को गेट कैसे करेंगे, इकट्ठा कैसे गेट करेंगे जी, क्योंकि हमारे पास अरे है तो हमारे लिए कोई इशू नहीं है। अरे किस टाइप की है जी, वो है डी टाइप की, फॉर्मेट स्पेसिफायर, और ए अरे है, ठीक है हमारे पास। तो हम इस तरह से उसकी वैल्यू को गेट कर लेंगे। और क्योंकि इसका साइज बेसिकली हमारे पास 10 है तो हमें इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास इसका जो इंडेक्स है वो हम लोग रख लेते हैं जी आई। और अगर आई रखना है तो हम क्यों ना इसमें एक ऐड कर लें,
हम इसमें पहले ही इससे फॉर लूप लगा देते हैं। हम यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं और फॉर लूप का जो है वो int i इज इक्वल टू 0 से कर लेते हैं, क्योंकि इंडेक्स नंबर तो हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा और जब तक ये लेस देन 10 है तब तक चलता रहे, इसमें एक का इंक्रीमेंट भी होता रहे ताकि 10 नंबर इकट्ठे लिए जा सके। और वो 10 नंबर जब फॉर लूप के जरिए से लिए जाएंगे तो scanf के जरिए से हम उनको गेट भी कर लेंगे। scanf फॉर्मेट स्पेसिफायर d यूज करके इस्तेमाल करेंगे, एंड का साइन लगाकर अपनी अरे लिख देंगे और उसका साइज लिख देंगे विद i। वो वैसे देखा जाए हम कस्टमाइज करके भी यहाँ पे 10 कर सकते थे, लेकिन बेहतर ये है कि लूप और जो है हमारे पास अरे का एक कंबाइंड स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाला सिंटैक्स यूज कर लिया। इसको बंद कर देते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास के हमने क्योंकि पहले और आखिरी नंबर को सम करना है, तो सिंपल जब तक ये फॉर लूप चलेगा scanf के जरिए से फंक्शन की वैल्यू उठा ली और वैल्यू उठाता जाओ और प्रिंट करते जाओ जी आप d को, और फॉर्मेट स्पेसिफायर d में हम लोग ये कर लेते हैं कि पहले और आखिरी का, पहले का इंडेक्स होगा हमारे पास 0 और सम करना है उसका इंडेक्स नंबर 9 के साथ। ले जी ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया। वॉइड मेन की ब्रैकेट जो ऊपर स्टार्ट की थी यहाँ पर वो वहां पे जाके बंद हो जाएगी, तो हमारा प्रोग्राम भी वाइंड अप हो जाएगा। एंटर 10 नंबर का एक यूजर को मैसेज शो करवा दिया, इंट i इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज किया, 0 लेस देन 10 लूप की कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये सारा चलेगा। क्या चलेगा जी, scanf में 10 वैल्यूज को गेट किया जाएगा, एक यूजर वैल्यू पुट करेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, हमारा लूप भी चलता जाएगा और हमारा 10 वैल्यूज भी प्रिंट करवा ली जाएंगी, 10 वैल्यूज यूजर से गेट कर ली जाएंगी। यूजर ने जो सबसे पहली वैल्यू दी होगी और यूजर ने जो सबसे लास्ट वैल्यू दी होगी, जो यूजर ने सपोज कर लेंगे जी सबसे पहली वैल्यू दी 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9, 10, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10। ठीक है जी। इसका इंडेक्स क्या है जी 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2 एंड इसका इंडेक्स नंबर हो जाएगा 9, तो हमारी 10 तक की काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। इंडेक्स नंबर 0 को और इंडेक्स नंबर 9 को मैंने ऐड किया तो 1 + 1 का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2। तो इस तरह से इस प्रिंटिंग की वजह से मेरे पास क्या होगा, जब फॉर लूप की बॉडी चलेगी कंडीशन ट्रू होगी तो scanf का फंक्शन वैल्यूज को गेट करेगा, 10 वैल्यूज को गेट करेगा और हमने लूप की बॉडी के बाद 10 का मतलब ये है कि 10 वैल्यूज कंप्लीट होने के बाद ये लूप ब्रेक कर देगा, क्योंकि i लेस देन 10 है, 9 तक चलेगा, 9 इंडेक्स भर जाएंगे, उसके बाद 10 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फौरन से लूप की पॉइंटर जो है वो लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। जब लूप की बॉडी से बाहर आएगा तो प्रिंटफ में मैंने इन दो नंबरों को ऐड करवाया हुआ है, तो वो दोनों नंबर ऐड होकर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए।